नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि बेसिस क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। अभी टॉपिक लिख देते हैं, बेसिस एंड डायमेंशन। बेसिस एंड डायमेंशन। ओके, तो बेसिस के बारे में देखते हैं। बेसिस क्या होता है? बेसिस वो सारे वेक्टर्स होते हैं, मतलब बेसिस वो सारे वेक्टर्स होते हैं जिनके सहारे हम पूरे वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, बेसिस वो सारे वेक्टर्स होते हैं जिनके सहारे हम वो जो वेक्टर्स, पूरा वेक्टर स्पेस है, उनको डिफाइन कर सकते हैं। मतलब उनका लीनियर कॉम्बिनेशंस करके, आपस में प्लस माइनस करके, मल्टीप्लिकेशन करके उस वेक्टर स्पेस को बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही है बेसिस। तो बेसिस में मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, कि सोचो दो वेक्टर्स होंगे, उसके सहारे हम पूरे वेक्टर स्पेस को बना रहे, या फाइनाइट होता है एटलीस्ट, ऐसा नहीं कि इन्फिनाइट होता है, फाइनाइट होते हैं। सोचो मैंने ऐसा एक वेक्टर ले लिया 1 0 0, देन 1 0 1 एंड 1 1 1। ठीक है, अगर ये सिर्फ मतलब इनके सहारे एक V मतलब वेक्टर स्पेस बन रहा है, कैसा वेक्टर स्पेस? वो पूरा मतलब पूरा रियल नंबर्स का वेक्टर स्पेस, जहाँ पर ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इधर 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 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर इसके सहारे बन रहा है तो फिर ये एक वेक्टर, ये एक बेसिस है इस वेक्टर स्पेस का। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो सुना सुना लग रहा है, ये जो डेफिनेशन में दे रहा हूँ बेसिस का, ये तो सुना सुना लग रहा है। कहाँ सुना था आपने? स्पैनिंग सेट में। ये आपने स्पैनिंग सेट में आपने ये डेफिनेशन सुना है। स्पैनिंग सेट वो सारे वेक्टर्स होते हैं जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन के सहारे हम वेक्टर स्पेस को बना सकते हैं, वही सारे हैं। लेकिन बेसिस में दो क्राइटेरिया होना चाहिए। पहली बात तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और फिर दूसरी बात कि ये अगर मैं स्पैन ऑफ बी करूँ तो फिर वो वेक्टर स्पेस देना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया है। स्पैनिंग सेट में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था कि स्पैन ऑफ एस करके पूरा वेक्टर स्पेस आ जाना चाहिए। लेकिन इसमें दो क्राइटेरिया है। मतलब स्पैनिंग सेट में ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट ही हो, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें ज़रूरी है। इसमें वो ज़रूरी है कि ये और ये आपस में इंडिपेंडेंट हो। सिर्फ 0 0 0 या अगर मल्टीप्लाई करे तो ही 0 है, ऐसा नहीं कि कुछ और नंबर मल्टीप्लाई किया तब भी वो 0 आ रहा है, नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये है बेसिस का डेफिनेशन। ऑलराइट, तो और एक तरीके से अगर मैं बताऊँ, मतलब ये डेफिनेशन में तो नहीं है, पर मतलब ऐसे समझ सकते हो कि बेसिस वो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स है। बेसिस वो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स है जिसके सहारे हम एक वेक्टर स्पेस बना सकते हैं। अब मैं अगर चाहूँ तो 1 0 0 1 0 1 1 1 1 और साथ ही साथ सोचो 0 0 1 ऐसे भी ले सकते हो स्पैनिंग सेट में। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट आपस में हो या ना हो मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है कि आपस में डिपेंडेंट हो। ठीक है, हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतने तो चाहिए ही चाहिए हमें। मिनिमम इतने वेक्टर्स तो हमें चाहिए, ताकि इतने नंबर ऑफ वेक्टर्स, ज़रूरी नहीं कि ये वेक्टर्स चाहिए, इतने नंबर ऑफ वेक्टर्स चाहिए, और साथ ही साथ हमें वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो कोई स्पैनिंग सेट, अगर मैं R³ का बात करूँ तो उसका स्पैनिंग सेट ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 एलिमेंट्स से बन गए, नहीं, वो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। 3 तो चाहिए, अगर सोचो V = R³ का कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो होता है बेसिस और ये होता है स्पैनिंग सेट। तो एक तरह से बोल सकते हो, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि सोचो ये है पूरा एक स्पैनिंग सेट, ये है एक स्पैनिंग सेट, और उसके अंदर आता है ये बेसिस। ओके,
अब बताओ, अगर कोई एक चीज़ बेसिस है तो क्या वो स्पैनिंग सेट है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि इसका क्राइटेरिया क्या है कि उसका स्पैनिंग मतलब उसका लीनियर स्पैन बनाकर, लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाकर वो वेक्टर स्पेस बनना चाहिए। तो बेसिस तो वो काम कर रहा है, साथ ही साथ उसके ऊपर और एक क्राइटेरिया लगा हुआ है, एक रूल लगा हुआ है। इसलिए हमेशा स्पैनिंग सेट के अंदर आता है बेसिस। स्पैनिंग सेट के अंदर आता है बेसिस, मतलब हर एक बेसिस स्पैनिंग सेट है, लेकिन हर एक स्पैनिंग सेट बेसिस नहीं है। ये है डेफिनेशन ऑफ अ बेसिस। ओके, मतलब क्लियर तो हो गया ना एटलीस्ट। अब ठीक है, ये तो हो गया बेसिस, तो और समझ गया ना डिफरेंस अच्छे से। तो देखो अभी मैं दिखाता हूँ कि स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है। स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर सोचो किसका लूँ मैं, चलो आर स्क्वायर का एक, मतलब अगर सोचो v इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, तो उसका जो स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस वो कुछ ऐसा दिखेगा। स्टैंडर्ड बेसिस कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे, एंड देन उसके अंदर 1,0 आएगा, देन 0,1 आएगा। ओके, मतलब सिर्फ इन दोनों के सहारे, सिर्फ इन दोनों के सहारे इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस करके, मतलब k1 1,0 प्लस k2 0,1 करके जितने पॉसिबल रियल नंबर, जितने पॉसिबल ऐसे रियल नंबर्स है जहाँ पर x, y लगे, ठीक है, जितने ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है वो सारे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, करेक्ट, इन सिर्फ इन दोनों के सहारे। चलो अगर ये तो हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल v इक्वल्स टू आर क्यूब। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा? यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस होगा 1,0,0 0,1,0, ठीक है, 0,1,0, 0,0,1, करेक्ट। अगर 4 का हुआ v इक्वल्स टू R4 तो कैसा होगा, मतलब समझ रहे हो ना? पहले 1 लेते, फिर 0 0 0, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 0 0, मतलब 3 बार 0 और 1 ऐसे लेते हैं, तो ऐसे ही चलते रहता। तो अगर हम v इक्वल्स टू आर एन करें, ठीक है, एकदम n ले लिया हमने n, तो उसका स्टैंडर्ड बेसिस कैसा होगा? 1,0,0 ऐसे चलता रहेगा n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स चलता रहेगा। फिर 0,1, 0 कैसे n टाइम्स चलता रहेगा, ऐसे करके अगर हम देखें एकदम लास्ट एलिमेंट कैसे रहेगा, ऐसे n टाइम्स अब तक चल चुका है, ठीक है, 0 0 1, ऐसे समझ में आ गया कैसा हो गया ये? तो इस तरह से होता है वो स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है, ऐसे करके शिफ्ट होता रहता है। अब देखो ये तो हो गया मतलब वेक्टर्स का। मैट्राइसेस का भी वैसा होगा ना, मैंने जैसे बताया कि ये अगर ऐसा रहे या ऐसा रहे, दोनों सेम ही है, अगर ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। तो मैट्राइसेस का कैसा होगा? सोचो मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स लिया, ऐसा कोई मैट्रिक्स लिया जहाँ पर एक x है और यहाँ पर y है, तो उसका स्टैंडर्ड बेसिस कैसा होगा? एक होगा 1 0, एक 0,1। सोचो मैंने ऐसा कोई एक मैट्रिक्स ले लिया x, y एंड z, तो उसका मैट्रिक्स कैसा होगा? उसका मैट्रिक्स होगा 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1। समझ रहे हैं ना कि 1 को धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं और यहाँ पे 1 को धीरे धीरे राइट साइड को जाने दे रहे हैं। तो इस तरह से स्टैंडर्ड बेसिस बनाया जाता है। अब ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस समझ में आ गया। अब बेसिस क्या होता है? ठीक है, बेसिस तो समझ में आ गया। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन, ओके, डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन, बेसिस समझ में आ गया ना? मैं इसे इरेज कर रहा हूँ अभी, एक मिनट इसे इरेज कर देते हैं। Dimension is the number of elements
इन द बेसिस. ओके, डायमेंशन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस. वही होता है डायमेंशन. मतलब अगर मैं ऐसा एक सेट लूँ V जिसमें स्टैंडर्ड बेसिस है, सिर्फ बेसिस भी मान लो ये है 1, 0, 0, 1, तो इसमें 2 एलिमेंट है, एक ये एक है ये. तो डायमेंशन को शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, डाइम ऑफ V इज इक्वल्स टू 2. करेक्ट, डाइम ऑफ V इज इक्वल्स टू 2. या फिर और भी अच्छे से मैं लिखूँ तो डाइम ऑफ R2 इज इक्वल्स टू 2. डाइम ऑफ R3 इज इक्वल्स टू 3. हमने देखा भी 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं. सिमिलरली डाइम ऑफ Rn इज इक्वल्स टू n. समझ में आ गया कैसे रिलेट हो रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है, इन द बेसिस. तो फिर वो होता है उसका डायमेंशन, उस स्पेस का, उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होता है वो. ठीक है, तो R2 का 2, R3 का 3, Rn का n. अब मैट्रिसेस का देखते हैं. मैट्रिसेस, ऐसे मैट्रिसेस भी काम आ जाएंगे. ऐसे मैट्रिसेस जैसे मतलब 2x2 का मैट्रिसेस. ठीक है, तो 2x2 का अगर मैट्रिक्स लूँ मैं, ठीक है, 2x2 का मैं चाहे तो इधर ही एग्जांपल दे देता हूँ. ये R2, R3, Rn ये सब समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया ना? तो मैं इधर ही मैट्रिसेस का भी दिखा देता हूँ. मैट्रिसेस का स्टैंडर्ड बेसिस कैसे होता है वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर. मैट्रिसेस का स्टैंडर्ड बेसिस, जैसे अगर मैं 2x2 का एक मैट्रिक्स लूँ, 2x2 का, तो उसके स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगे? सोचो A B C D. ये कैसे कैसे बन सकता है? ये 1 0 0 1 1 0 0 0. ओके, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. करेक्ट, समझ में आ गया लॉजिक क्या है? एक इधर 1 दिया, फिर इधर 1 दिया, फिर इधर 1 दिया, फिर इधर 1 दिया. तो यहाँ पर बेसिस, यहाँ पर 2x2 का क्या हो गया डायमेंशन? 1 2 3 4. ये 4 है क्योंकि ये तो बेसिस है. ओके, अभी अगर हम एक 2x2 का तो हो गया, इसी के साथ साथ अगर हम एक 2x3 का ले लेते हैं. ठीक है, A B C D E F. ठीक है, 2 rows and 3 columns. ओके, 2x3 का एक मैट्रिक्स जहाँ पर E F भी लिया गया है, और ये क्या है? 2x3 का है. तो फिर कैसा होगा? 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1. ठीक है, हर एक जगह पे मैंने एक एक बार करके 1 दे दिया. तो इसमें क्या हुआ? इसमें तो डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ क्या है ये मैट्रिक्स 2x3 इक्वल्स टू 6. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? 2x2 का डायमेंशन 4 आ रहा है, 2x3 का डायमेंशन 6 आ रहा है. ओके, अगर मैं जैसे वो वेक्टर्स में ले रहा था, मैट्रिक्सेस फॉर्म गया 2, मतलब ऐसे करके x y करके x y z, तो इसमें कितने आ रहे थे? 3 आ रहे थे. तो इसका क्या है एक्चुअली? 3x1 ही तो है. 3x1 का तो मैट्रिक्स है ही है. तो 3 आ रहे थे इधर, और इधर भी 3 × 1 कितना होता है? 1 होता है. तो मैं आराम से लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ M, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ A B. ओके, A B नहीं, एक्चुअली A क्रॉस B होगा, A क्रॉस B होगा. तो कितने सारे इधर डायमेंशंस, मतलब बेसिस कितने सारे बनेंगे? डायमेंशन क्या होगा? A B बनेगा. ठीक है, तो इसी तरह से
डायमेंशन लिखा जाता है अलग अलग चीज़ों का, आर एन का एन लिखा जाता है, एम ए क्रॉस बी का ए भी लिखा जाता है। फिर अगर पॉलिनोमियल्स का केस देखें, पॉलिनोमियल्स का केस थोड़ा हटके है एक्चुअली, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का जो केस है वो थोड़ा सा अलग है एक्चुअली, चलो देख ही लेते हैं वो भी। पॉलिनोमियल्स में क्या है ना, मतलब उसमें सोचो एक पॉलिनोमियल है पी टी करके, इसमें इसमें ना कांस्टेंट, मतलब कैसे हम लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 लेते हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट जो वेरिएबल है वो हम एकदम लेफ्ट साइड लेते हैं, करेक्ट। इस बार हम राइट साइड को ले लेते हैं, ठीक है, हो सकता है, मतलब कर सकते हैं ना, उसमें क्या है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर, हम कर सकते हैं, ठीक। वैसे ही 1 प्लस टी प्लस 1 प्लस टी प्लस या टी नहीं, चलो टी नहीं, इसमें चलो ऐसे करके लिखता हूँ, डैश 1 प्लस डैश टी प्लस डैश टी स्क्वायर टिल डैश टी रेज टू एन, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इन डैश का मतलब क्या है, डैश का मतलब है हम उसमें कोई भी नंबर डाल सकते हैं, करेक्ट, हम उसमें कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो कितने सारे नंबर हम डाल पाएंगे इधर, अगर मतलब यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर n है, ठीक है, 1 2 3 n, और यहाँ पर भी हम एक अलग से नंबर डाल सकते हैं। तो उसका मतलब हुआ कि अगर ये n है तो फिर डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन होगा n+1। देखो मैं डायमेंशन को और भी अच्छे से चाहे तो बताता हूँ। डायमेंशन क्या है, हमारे पास मतलब हम कितने सारे बेसिस को ले सकते हैं, हम कितने सारे वेक्टर्स या बेसिस, चलो अभी के लिए बेसिस लेते हैं, हम कितने सारे बेसिस के सहारे अपना जो वेक्टर स्पेस है उसे बना सकते हैं। अगर वेक्टर स्पेस R2 रहा तो हम 2 बेसिस के सहारे बना सकते हैं, मतलब बेसिस में 2 वेक्टर्स होने चाहिए तो बन जाएगा। 3 रहा, R3 रहा तो 3 बेसिस चाहिए हमें, 3 वेक्टर से बेसिस में, तो बन जाएगा। ये भी समझ में आ गया। साथ ही साथ ये M2×2 में अगर हम 4 अलग अलग बेसिस ले तो हम पूरे जितने भी मैट्रिसेस हैं बना पाएंगे। 6 अगर रहे तो 2×3 के जितने भी मैट्रिसेस है वो बना पाएंगे। सिमिलरली अगर हम n+1, ठीक है, अगर हम n+1 या चलो n+1 नहीं, पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 1, ठीक है, डैश प्लस डैश टी प्लस डैश टी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर तक ही रहता है। तो हम कितने सारे ऐसे बेसिस या कितने सारे हम चॉइसेस ले सकते हैं ताकि हम कैसा भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाए, ठीक है, कैसा भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाए। तो एक चॉइस यहाँ पे है, दूसरा चॉइस यहाँ पर है, तीसरा चॉइस यहाँ पर है। हम इन तीनों जगह पर अपने अपने मन के कोई भी नंबर्स डाल सकते हैं ताकि हमें एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, करेक्ट। तो 3 हुआ, जो जिसका मतलब है 2+1। सिमिलरली यहाँ पर n है, ठीक है, तो हम कितने सारे चॉइसेस यहाँ पर डाल सकते हैं ताकि एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक या फिर nth डिग्री इक्वेशन बने, वो है n+1। जैसे यहाँ पर 3 था जो कि 2+1, यहाँ पर 2 था, यहाँ पे n है तो चॉइसेस है n+1। ऑलराइट, क्लियर हुआ ना। जैसे कि बेसिस में बता रहा था कि 6 चॉइसेस है हमारे पास, इसलिए डायमेंशन उसके 6 हो गया। 6 चॉइसेस है ना, 6 यहाँ पर चॉइसेस रखे हुए थे, उसके साथ कैसे भी हम कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करके आपस में मिला जुला कर हम कोई भी एक जो वेक्टर स्पेस है, कोई भी एक मैट्रिक्स है वो बना पाएंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर 3 चॉइसेस के सहारे कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। हम यहाँ पर n+1 चॉइसेस के सहारे एक nth पॉलिनोमियल, nth डिग्री पॉलिनोमियल बना सकते हैं। इसलिए डायमेंशन ऑफ PT इज इक्वल्स टू n+1 where n is highest degree, okay।
क्लियर हुआ ये बात? क्लियर हुआ ना? ये थोड़ा टफ था, आई नो, पर क्लियर हुआ? ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही है। वो कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए भी एक रहता है, वो कंटिन्यूस पता है ना, जो फंक्शंस कंटिन्यूस रहते हैं उनका भी एक अलग रहता है डायमेंशन, पर उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में वो है ये तीनों बात। मैट्रिसेस में क्या डायमेंशन आता है, और इसमें क्या, मैट्रिसेस में क्या डायमेंशन आता है, देन सिंपल वेक्टर्स में क्या डायमेंशन आता है, और एक पॉलिनोमियल में कैसे डायमेंशन आते हैं, ये मेन अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो अभी क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जब तक हम न लगाए तब तक हमें क्लियर नहीं होगी कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस अभी एक मिनट, हाँ, एक क्वेश्चन मुझे देख लेने दो। ओके चलो, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है तो देखते हैं। क्वेश्चन है शो दैट, क्या शो करना है, 1 0 0 1 1, ओके 1 0 0, देन 1 1 0 1 1 0 एंड 1 1 1 form 1 1 1 form a basis for a basis for R3, ठीक है। शो दैट दीज, मतलब 3 वेक्टर्स दे दिए गए हमें, वो बेसिस बन रहा है R3 के लिए, हमें दिखाना है। तो कैसे दिखाए वो हम देखते हैं पहले, ठीक है। बेसिस के लिए क्या 2 क्राइटेरिया थे, पहली बात तो चेक करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने एक काम करो, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में, चलो मैं छोड़ो सब, मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ लेट, क्योंकि कोई होता है कि यही पहली बार देख रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का वीडियो नहीं देखा हुआ, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ K1 K2 K3 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। जो देख रहे हैं वीडियो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, जिन्होंने देखा है उनको पता होगा कि अभी किसके बाद क्या लिखना पड़ता है, पर बाकियों के लिए मैं लिख देता हूँ। सो V1 is equals to 1 0 0, V2 is equals to 1 1 0, V3 is equals to 1 1 1. So K1 V1 plus K2 V2 plus K3 V3 equal to 0. Therefore क्या होगा, K1 1 0 0 plus K2 1 1 0 plus K3 1 1 1 equal to 0. Therefore K1 plus K2 plus K3, K2 plus K3 and finally K3 equal to 0 equal to 0 equal to 0. इक्वेशंस आ गए हमारे पास, देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, देखते हो। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना ये। ओके अभी इसे इरेज कर देता हूँ आराम से। ऑलराइट, सो नाउ देखते हैं ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। मैं सीधा मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया तो इसका 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1। ओके, तो बात ये है कि ये तो ऑटोमेटिक एक्लॉन फॉर्म बन ही चुका है, ठीक है। ये एक्लॉन फॉर्म बन चुका है ऑटोमेटिक, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें बन गया। तो चलो फिर अच्छी बात है, बन गया तो अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं अभी, अगर ये बन चुका है एक्लॉन फॉर्म तो फिर हम देख सकते हैं कि इसका रैंक क्या है। रैंक है इसका 3। अननोन्स कितने हैं हमारे पास, अननोन्स भी है अपने पास 3। तो रैंक इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स
करेक्ट, रैंक और अननोन्स तो सेम हो गए, देयरफॉर इट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखो, अब ये तो चलो ये हो जाता है, इसके बाद थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है कि नेक्स्ट जो क्राइटेरिया उसे कैसे हम बताएं। तो इसके लिए एक बात अच्छे से याद रखना, ये थ्योरम की तरह ही है। थ्योरम ये है कि जितने भी मतलब एक वेक्टर स्पेस के बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं किसी एक वेक्टर के, जैसे हम इसी में देख लेंगे वो बात। लेकिन हर एक बेसिस का जो डायमेंशन है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम होंगे। हर एक बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसे ही डायमेंशन कहते हैं, वो सेम होंगे। तो अगर ये बेसिस बनने की कोशिश कर रहा है तो फिर टोटल 3 एलिमेंट्स हमें चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया था, R3 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, जो स्टैंडर्ड बेसिस मैंने बताया था वो 3 है, मतलब उसका 3 एलिमेंट्स रहने चाहिए, डायमेंशन उसका 3 था ना। तो हमें 3 ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो बेसिस बन पाए। तो यहाँ पर भी तो हमें 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर भी हमें 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं जो बेसिस बनने की कोशिश कर रहा है। और स्टैंडर्ड बेसिस में हमने देखा है कि R3 को सिर्फ 3 ही ऐसे एलिमेंट्स चाहिए बनने के लिए, बेसिस बनने के लिए। तो हम इसे बेसिस मान सकते हैं बाय दैट थियरम ओनली, कि हर बेसिस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, इसका स्टैंडर्ड बेसिस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, दोनों मैच हो गए, इसलिए ये एक बेसिस है। और कैसे हम लिख सकते हैं इसे, डायमेंशन ऑफ R3 is 3, number of vectors given 3, therefore चूँकि ये इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है ना, डायमेंशन, या ऐसे नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, डायमेंशन ऑफ R3 इज इक्वल्स टू नंबर, या R3 भी मतलब को V लिख दो, ठीक है, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेक्टर्स गिवन, देयरफॉर इक्वल हो गया, देयरफॉर और ये भी क्राइटेरिया सॉल्व हो गया, तो दोनों क्राइटेरिया हमारे सॉल्व हो गए, ठीक है, ये भी एक बेसिस बन चुका है, देयरफॉर इट इज़ अ बेसिस, या फिर इट फॉर्म्स अ बेसिस, कैसे भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्लियर हो गया कि कैसे एक बेसिस देखा जाता है या फॉर्म किया जाता है, चेक किया जाता है, समझ में आ गया। डायमेंशन क्या होता है समझ में आ गया, ओके। तो एक काम करता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या समझाने के लिए। ओके, सो नाउ just a minute. ओके, सो नाउ अभी अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी तरह के ही आते हैं, ठीक है, कि बेसिस चेक करो है कि नहीं, वैसे चेक करो, वो सभी आते हैं। तो पता चल गया कि कैसे चेक करना है, इंडिपेंडेंट देखना और फिर देखना है कि जितने सारे वेक्टर्स दिए हैं और स्टैंडर्ड बेसिस में जितने सारे वेक्टर्स है वो दोनों इक्वल है कि नहीं, अगर इक्वल है तो बस वो है बेसिस। तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा सा टफ लग सकता है इसके कंपैरिजन में, लेकिन अगर आप ये समझ जाए ना तो मतलब समझ गए आप, बस समझ गए। ओके, सो नाउ जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
So the question is, state the dimension of set of all n cross n symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, इसका हमें डायमेंशन निकालना है। सो n क्रॉस n मतलब जितने भी n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकते हैं उसका हमें डायमेंशन निकालना है। ओके, तो हम कैसे निकाल पाए? इसे निकालने के लिए पहली बात तो एक देखो यहाँ पर कि मतलब जो मैट्रिक्स है वो कैसे दिखता है एक n क्रॉस n का। या चलो मैं एक सिंपल 3x3 का मैट्रिक्स दिखा देता हूँ। एक 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो नाउ 3x3 का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ ऐसे दिखेगा, जहाँ पर ये डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स वो कुछ भी हो सकते हैं, A B C, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल होने चाहिए, G G H H I I। ऑलराइट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये वो सिमेट्रिक हो सकता है। सो इसे हम कैसे बना पाए? ठीक है, इसे अभी डायरेक्ट ऐसे मत लिख देना कि इसका डायमेंशन जो है, इसका जो डायमेंशन है वो 9 है, वो मत लिख देना कि मतलब ऐसे 3x3 है तो डायमेंशन 9 हो जाएगा। नहीं, इधर अलग है, इधर थोड़ा सा अलग है। क्यों, दिखाता हूँ। मैंने क्या बताया था कि कितने सारे हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, वो है डायमेंशन। ठीक है, वो है डायमेंशन। सो देखो अभी हमारे पास क्या क्या चॉइसेस है। यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ, फिर 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, दूसरा चॉइस क्या है मेरे पास? 0 1, या चलो 0 इधर भी लिख देते हैं, 0 0 1 0 0 0 0। तीसरा चॉइस है मेरे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 1। ओके, ये 3 चॉइसेस है मेरे पास। नाउ अगर मैं इधर 0 0 और 0 कर दूँ तो फिर मैं इधर 1 कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर भी 1 करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर भी 1 करना पड़ेगा, जिसके कारण मतलब करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही लाना है। ये सब मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक दिख रहा है ना, ये सब मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो ये भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही होना चाहिए। इसलिए 1 इधर डाला तो इधर भी 1 देना ही पड़ेगा, मुझे कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। और साथ ही साथ 0 0, अगर इधर मैंने 0 दे दिया और इधर 1 दे दिया, सोचो इधर मैंने 0 कर दिया ये सब, तो फिर इधर भी मुझे 1 देना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कुछ चॉइस नहीं है। एंड फाइनली 0 0 0 0 0 1, तो 0 इधर भी 1 देना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि सिमेट्रिक मुझे बनाना है। ऐसे बन जाएगा। तो चॉइसेस 9 नहीं, कितने हैं? 6 है। चॉइसेस हमारे पास 6 है। तो मतलब समझ गए कि कैसे लॉजिक काम कर रहा है। तो सिमिलरली अगर इसी तरह से मैं अगर एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स ले लूँ, n क्रॉस n का मैट्रिक्स ले लूँ, ठीक है, n क्रॉस n, तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि इधर एक मुझे चॉइस मिल रहा है, इधर कुछ एक नंबर डालने का, ठीक है, इधर एक चॉइस मिल रहा है, फिर इधर मुझे चॉइस मिलता रहेगा, इस रो में मुझे चॉइस मिलता रहेगा। तो ये है मेरे पास n चॉइसेस। फिर अगर मैं यहाँ पर कुछ अगर फिक्स कर दूँ, मतलब ये है उसका डायगोनल, ओके, ये है उसका डायगोनल, ऐसे करके उसका डायगोनल जा रहा है, तो अगर मैं इधर एक नंबर फिक्स कर दूँ तो इधर भी एक नंबर फिक्स हो जाएगा। ओके, तो चॉइसेस मेरा फिर इधर से नहीं, इधर से शुरू होगा। अगर इधर n एलिमेंट्स है ना, इधर n एलिमेंट्स है, तो n चॉइसेस तो इधर मिल रहे हैं मुझे,
लेकिन यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक चॉइस लूँ तो यहाँ पर भी चॉइस फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर मैं कुछ बदलाव नहीं कर पाऊँगा। तो इसके मतलब यहाँ पर मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, यहाँ पर मेरे पास n-1 चॉइसेस हैं। साथ ही साथ अगर मैं इधर भी फिक्स कर दूँ तो फिर इधर मैं कुछ चेंजेस नहीं कर पाऊँगा। ठीक वैसे ही इधर भी मैं अगर कुछ फिक्स कर दूँ तो इधर भी मैं कोई चेंजेस नहीं कर पाऊँगा। समझ रहे हो? मैं चाहे तो एक डायग्राम्स बना देता हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी कुछ भी कर सकता हूँ, याद रखना डायगोनल्स पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ फिक्स कर दूँ तो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर मैं अगर कुछ फिक्स कर दूँ तो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, और यहाँ पर मैं अगर कुछ फिक्स कर दूँ तो यहाँ पर भी फिक्स हो जाएगा। करेक्ट? सो n-2 चॉइसेस है मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 2 चॉइसेस मेरे फिक्स हो गए यहाँ पर, 2 जहाँ पर मुझे चूज़ करना था वो फिक्स हो गया, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता उधर। तो ये n-2 हो गया। तो समझ सकते हो अभी पैटर्न कैसे जा रहा है, n-3 n-4 टिल अगर मैं ये फाइनल एलिमेंट तक पहुँच जाऊँ यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर अगर पहुँच जाओ तो ये सारे फिक्स हो गए, यहाँ पर जो जितने एलिमेंट्स थे सब फिक्स हो गए, सिर्फ ये इधर मैं एक अपना मन मर्जी कुछ नंबर डाल सकता हूँ। तो ये 1 मतलब 1 2 3 टिल n, तो मेरे पास कितने सारे चॉइसेस रह गए, मतलब हो गए 1 + 2 + 3 टिल n। ये है मेरा नंबर ऑफ चॉइसेस। तो नंबर ऑफ चॉइसेस इज इक्वल्स टू डायमेंशन। तो क्या हुआ मेरा डायमेंशन, यहाँ मेरा डायमेंशन हो गया n+1/2, क्योंकि पता है ना ये सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला है, n+1/2 होता है उसका फॉर्मूला। तो ये है मेरा डायमेंशन। ये मैं उतना लिख कर नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें लॉजिक ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें उतना लिखना मतलब लिख सकते हो, लेकिन इसमें लॉजिक ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसलिए मैंने इससे मतलब सिर्फ डायग्राम से ही मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि इस तरह से ये डायमेंशन आ रहा है। क्लियर हो गया ना ये बात? हर बार बेसिस निकालना फिर सब बेसिस निकालना उससे हो सकता है, लेकिन कभी कभार अगर हम इस तरह से लॉजिक लगाए तो फिर ये डायमेंशन निकल जाएगा, जहाँ पर स्पेशली सिर्फ डायमेंशन ही पूछा जाए तो। क्लियर? तो क्या रिवाइज कर लेते हैं, बेसिस क्या होता है, मतलब वो सारे वेक्टर्स जिसके सारे पूरा वेक्टर स्पेस बन सकता है, लेकिन आपस में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हमें चाहिए वो वैसे बता सकते हो। साथ ही साथ डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। और अभी हमने ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया। तो आपके लिए होमवर्क है कि स्टेट द डायमेंशन of set of all n cross n diagonal matrices। डायगोनल मैट्रिसेस का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। जहाँ पर ये A B C D चलता रहेगा, बाकी सब ज़ीरो होगा ऐसे। ठीक है, बाकी सब जगह पे ज़ीरो हो जाएगा ऐसे, 0 0 0 0 0। सिर्फ डायगोनल जो है उधर ही हम नंबर्स डाल सकते हैं, उसे कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो उसका भी डायमेंशन आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा आंसर। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।